नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले बदलाव की लहर दिखाई, 20 साल के अंधकार का होगा अंत। खबर में आगे जिक्र होगा कि सजा का खुलासा न करने पर रद्द होगी उम्मीदवारी, बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव के घर नाश्ते पर पहुंचे आजम खान, हुई सियासी गुफ्तगू, दिया एकजुटता का संदेश। आगे आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देश भर में एसआईआर। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि निष्पक्ष चुनाव कराए, फिर देखते हैं कौन जीतता है। मधुबनी में प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह को दे डाली चुनौती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग से गदगद हुए तेजस्वी यादव, बोले बदलाव की लहर दिखाए, 20 साल के अंधकार का होगा अंत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया है। इस दौरान राज्य के मतदाताओं ने पूरे उत्साह और जोश के साथ लोकतंत्र में भागीदारी दिखाई। पहले चरण में 64.66% मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस ऐतिहासिक मतदान से महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव गदगद दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने बदलाव की स्पष्ट लहर दिखाई है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए घर से निकलकर लोकतंत्र की रोशनी जगाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल में पहली बार बदलाव के लिए महागठबंधन के पक्ष में इतनी बड़ी लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है। हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लाएंगे, हर घर से सरकार चलाएंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका उत्साह और भागीदारी बिहार में महापरिवर्तन का संकेत है। उन्होंने कहा कि महिलाएं, बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों ने जिस जोश, जुनून, जज्बे, उम्मीद और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उससे साफ हो चुका है कि बिहार में महापरिवर्तन होने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सजा का खुलासा न करने पर रद्द होगी उम्मीदवारी, बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र में अपनी किसी भी आपराधिक सजा का खुलासा न करने पर, भले ही वो सजा मामूली हो और बाद में हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई हो, उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। ये फैसला बिहार विधानसभा चुनावों के बीच आया है, जो राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह फैसला मध्य प्रदेश के भीकनगांव से नगर पार्षद पूनम के मामले में आया है। पूनम पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने इस सजा को पलट दिया, लेकिन पूनम ने नामांकन पत्र में इस सजा का जिक्र नहीं किया। निचली अदालतों ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। अखिलेश यादव के घर नाश्ते पर पहुंचे आजम खान, हुई सियासी गुफ्तगू, दिया एकजुटता का संदेश। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने गुरुवार सुबह पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचकर नाश्ते के दौरान महत्वपूर्ण सियासी चर्चा की। ये मुलाकात पार्टी में एकता मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर केंद्रित बताई जा रही है। आजम खान बुधवार शाम लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने कई सियासी हस्तियों से मुलाकात की थी। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान पहली बार लखनऊ पहुंचे और अखिलेश के 5 विक्रमादित्य मार्ग स्थित निवास पर सुबह 9 बजे के करीब पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच चाय नाश्ते के दौरान करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। सपा सूत्रों के अनुसार चर्चा का मुख्य मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा जैसे क्षेत्रों में संगठनात्मक मजबूती और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश भर में एसआईआर, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां दोस्तों, भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। अब इस फैसले के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी हैं। यही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देश भर में एसआईआर कराने की चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के संबंध में सहमति
सहमति जताई है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ें तक जाता है। इसी के बाद जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वो 11 नवंबर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। पीठ ने कहा कि हालांकि 11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वो एसआईआर मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी। इसके साथ प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शीर्ष अदालत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रही है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को सटीक बताते हुए न्यायालय से 16 अक्टूबर को कहा था कि याचिकाकर्ता, राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को केवल बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाकर संतुष्ट हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निष्पक्ष चुनाव कराएं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। मधुबनी में प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेनीपट्टी के बच्चा झा जनता +2 विद्यालय अरेर के परिसर में महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार नलिनी रंजन झा और रूपन झा के लिए वोट मांगा। मिथिला पेंटिंग और मखाना माला से उनका स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से दोपहर लगभग 3:23 पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरेर के मैदान में उतरी। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने उपस्थित विशाल जनसमूह का अभिवादन किया और इस दौरान आयोजकों ने उन्हें मिथिला पेंटिंग भेंट कर और मखाना की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामगोपाल यादव का बिहार चुनाव पर बड़ा बयान। रिजल्ट आने से पहले भाजपा के कद्दावर नेता को लेकर कर दी ये भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत बीजेपी की हार हो रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप सब ने देखा कि प्रथम चरण की वोटिंग के दौरान बूथों से मतदाताओं को बिना वोट डाले ही लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों के वोट बनाकर काट दिए गए, जिंदा लोगों को मरा दिखा दिया गया, जिससे वहां की जनता वोट नहीं डाल पाई। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सरकार में हार रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बात शुक्रवार को के कॉलेज में पटेल जयंती कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जब भी जहां ज्यादा वोटिंग होती है वहां सत्ता के खिलाफ होती है, संकेत है कि बीजेपी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब कमजोर हो जाता है तो ये लोग इस तरह के कार्य करते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वंदे मातरम की ध्वजवाहक है कांग्रेस। खड़गे ने राष्ट्रीय गीत को लेकर संघ और भाजपा पर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गर्वित ध्वजवाहक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम ने ही देश की सामूहिक आत्मा को जगाया और देश की आज़ादी का बुलंद नारा बन गया। वंदे मातरम देश की एकता में अनेकता की भावना को दर्शाता है। खड़गे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वंदे मातरम की गर्वित ध्वजवाहक रही है। साल 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया था। उस पल ने आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंक दी। कांग्रेस समझ गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पहचानों का इस्तेमाल करके भारत की एकता को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। इसके खिलाफ वंदे मातरम एक अटूट शक्ति गीत के रूप में उभरा जिसने सभी भारतीयों को भारत माता के प्रति भक्ति में एकजुट किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेटे की कंपनी को 300 करोड़ में बेच दी 1800 करोड़ की जमीन। अजीत पवार पर राहुल गांधी का निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मात्र 300 करोड़ रुपए में उनकी कंपनी को बेच दी गई। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी सिर्फ 300 करोड़ रुपए में मंत्री के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी छूट। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटे वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की परवाह, न दलितों के अधिकार की परवाह। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी हुई है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं? आपको क्या कुछ लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शाह ने चुराए वोट, अब बिहार में
नहीं चलने देंगे चुनाव चोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में मतदाता धोखाधड़ी के नए आरोप लगाने के एक दिन बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। गांधी ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि वो जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं वोट चुरा कर चुनाव जीत रहे हैं। कल हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाजपा और चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव चुराया है और उन्होंने बिहार में पिछला चुनाव भी चुराया था। इसके साथ कांग्रेस सांसद ने मतदाताओं से कहा कि इसलिए इस बार वोट चोरी नहीं होने दी जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल हैं। संविधान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, हमें वोट चोरी नहीं होने देनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने अपने इस दावे को दोहराया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट से नियंत्रित कर रहे हैं और बिहार में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में उद्योग बंद, किसान बेहाल, चरम पर भ्रष्टाचार, 20 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया, एनडीए पर बरसी प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही चंपारण की धरती है जहां के लोगों ने महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया। इसी क्षेत्र से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन आज इस क्षेत्र की परिस्थिति क्या है? सांसद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं जिनको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया और उन्हें रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज थे। बिहार के लोगों को इस देश में अपनी भागीदारी समझनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आपके पूर्वज हैं। जब यहाँ रास्ता तक नहीं था उस समय आपके पूर्वज ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ाई लड़ रहे थे। जब महात्मा गांधी को ये बात पता चली थी तब उन्होंने प्रेरित होकर यहाँ से सत्याग्रह शुरू किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया तो मैं भाजपा सरकार गिरा दूंगी, ममता बनर्जी ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट SIR के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और राज्य के लोगों को भरोसा दिया कि एक भी वैध वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य की वोटर लिस्ट से एक भी वैध वोटर का नाम हटाया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार का गिरना अपरिहार्य होगा। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी की तरफ से मदद के लिए लगाए गए शिविर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो हमारे शिविरों में आइए, हम आपकी हर कीमत पर मदद करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम आपकी मदद के लिए अपने बर्तन भी बेच देंगे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ने कोलकाता में SIR के खिलाफ एक विशाल पदयात्रा का नेतृत्व किया। इसी दिन से राज्य में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सही समय पर लेंगे सही निर्णय, उद्धव ठाकरे के साथ जाने पर बोली अजित पवार की एनसीपी, खतरे में गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में नतीजों से पहले सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की एकजुटता का टेस्ट होगा। रायगढ़ में अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के साथ हाथ मिलाने के कयासों से महायुति में हलचल है। बीजेपी भी इस नए सियासी चर्चा से बेचैन है। बीजेपी की राय है कि ऐसे गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन अजित पवार की एनसीपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अजित पवार की एनसीपी ने गुरुवार को कहा कि हम महायुति साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सभी की नजरें रायगढ़ पर टिकी हुई है। यहाँ पर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि एनसीपी वहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जाना चाहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का दावा, बिहार में बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बिहार चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां इस बार यूपीए के पक्ष में जनता खड़ी है। यहाँ के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल का जो महागठबंधन है उनकी सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर को जो वोट की गिनती होगी उसमें हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बननी तय है। यहीं पर आपको बता दें दोस्तों कि पोडैयाहाट विधायक प्रदीप यादव 2010 के देवघर नगर थाना के एक केस में पेशी के लिए दुमका MP MLA कोर्ट में पेश हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में बेरोजगारी चरम पर, पीएम नए नए भाषणों के आविष्कार में लगे रहते हैं। जयराम ने CMII की रिपोर्ट का हवाला देकर घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या को सुलझाने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए नए भाषणों के आविष्कार में लगे रहते हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि बेरोजगारी दर 7.5% के स्तर पर पहुंच चुकी है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले 11 वर्षों के कुछ
कुशासन में सभी वर्गों पर चौतरफा मार पड़ी है। छात्र, युवा, किसान, मजदूर, कामगार, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, एक भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है और अमीर गरीब के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी बेहद चिंता का विषय बन गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि CMIE की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5% पर पहुंच गई है, जो बीते 6 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले चरण के मतदान के दौरान बवाल, कहीं हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ता तो कहीं फूटा सिर, उप मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। हालांकि इसी बीच कई जगहों से मारपीट और बवाल की खबरें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक स्थान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। एक अन्य जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की भी खबर सामने आई है। पहले चरण के मतदान के बीच मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना के बरियारपुर मठिया गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आई है। बीजेपी समर्थक बाबूलाल मंडल धानुक पर पर्ची बांटने का आरोप लगाते हुए स्थानियों ने लाठी डंडे पर प्रहार कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई नवंबर क्रांति नहीं, 2028 में सत्ता में वापसी के साथ ही होगा बदलाव, शिव कुमार का कर्नाटक में बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने नवंबर क्रांति की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कोई क्रांति नवंबर या दिसंबर में नहीं बल्कि 2028 में होगी, जब कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरे रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते हैं, CJI BR गवई ने केंद्र को क्यों लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के मामले में फिर से सरकार की ओर से समय मांगने की कोशिश पर CJI BR गवई ने गुरुवार को केंद्र पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार चाहती है कि इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को उनके रिटायरमेंट के बाद हो। इस मामले को केंद्र संविधान पीठ में भेजने की मांग भी कर चुका है और तब भी इसके लिए आधी रात में आवेदन देने के लिए जस्टिस BR गवई ने उसकी खिंचाई की थी। दरअसल जब एडमिरल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने गुरुवार को इस मामले को उठाते हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी के एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में व्यस्त होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टालने की गुहार लगाई, तो CJI गवई ने उन्हें 2 टूक जवाब दिया और कहा कि लगता है कि केंद्र चाहती ही नहीं कि वो इस केस को सुने और कोई फैसला दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 5 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ दिल्ली कूच, वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मेगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट चोरी के आरोपों को बड़े अभियान में बदलने की तैयारी कर ली है। पार्टी का दावा है कि वोट चोरी के खिलाफ उसने विभिन्न राज्यों में अब तक 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं और पूरे देश में इन्हें लेकर हस्ताक्षर वाहन दिल्ली रवाना किए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी के खास पार्टी सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा है कि परसों हस्ताक्षर वाहन सभी राज्यों की राजधानियों से दिल्ली की ओर कूच करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले पार्टी ने सोचा था कि यह हस्ताक्षर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू, तेजस्वी सम्राट खेसारी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान हो रहा है। इस चरण में 3.75 करोड़ मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इनमें प्रमुख मुकाबला इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं के बीच देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी जीत दर्ज कराने के इरादे से मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा के सतीश कुमार हैं, जिन्होंने 2010 में तेजस्वी की मां राबड़ी देवी को हराया था। हालांकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहले तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, अब मैदान में नहीं है और उनकी पार्टी ने चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं तेज प्रताप यादव, जिन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है, महुआ सीट से बहुकोणीय मुकाबले में है और इस सीट पर मौजूदा RJD विधायक मुकेश रोशन को कड़ी टक्कर मिल रही है। यहां लोजपा रामविलास के उम्मीदवार संजय सिंह और निर्दलीय अशमा परवीन की मौजूदगी मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव बिहार में
टक्कर यूपी के 3 दिग्गजों के बीच, सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बाद मायावती की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो चुनाव पड़ोसी राज्य बिहार में हो रहा है और पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, लेकिन बिहार के सियासी बिसात पर टक्कर यूपी के दिग्गजों के बीच हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब गुरुवार से बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए एनडीए प्रत्याशियों में होड़ लगी है, लेकिन अब इंडिया अलायंस के प्रत्याशी भी अखिलेश यादव की जनसभा की मांग कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को भभुआ जिले से मायावती का चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बिहार में प्रचार रैलियों की मांग तेज हो गई है। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी अब उन्हें मूल कार्यक्रम से आगे 6, 7 और 8 नवंबर की भी रैलियां कराने के पक्ष में हैं, ताकि विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिल सके।